नमस्कार, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्सिंह। हरियाणा लोकसभाओं की कुंडली खंगालते खंगालते हम अब पहुंच चुके हैं गुड़गांवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर। इससे पहले हम 5 लोकसभाओं की कुंडली खंगाल चुके हैं, जिनमें रोहतक, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार लोकसभा। आज हम चर्चा करेंगे गुड़गांवा लोकसभा। ऐसा कहते हैं कि गुड़गांवा एक अकेला ऐसी जगह है जहां हरियाणा का 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गुड़गांवा लोकसभा बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल्ली के नज़दीक है। सबसे पहले गुड़गांवा लोकसभा 1952 में बनी और 1977 तक लगातार वहां चुनाव होते रहे, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया जब गुड़गांवा लोकसभा को तोड़ दिया गया। दोबारा से डीलिमिटेशन के बाद 2008 में दोबारा बनी और 2009 में चुनाव हुआ। उसके बाद लगातार यहाँ चुनाव होते आ रहे हैं। अभी 2024 में दोबारा से वहाँ चुनाव होगा। थोड़ी सी हिस्ट्री बताने के लिए गुड़गांवा लोकसभा की मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में गुड़गांवा लोकसभा में 9 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांवा और नूंह डिस्ट्रिक्ट्स की असेंबली सेगमेंट्स हैं। बावल से बीजेपी के बनवारी लाल एमएलए हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव राव, जो कि कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, एमएलए हैं। पटौदी से सत्यप्रकाश बीजेपी के विधायक हैं। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद इंडिपेंडेंट है। गुड़गांव से सुधीर सिंगला बीजेपी के एमएलए हैं। सोहना से संजय सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और बाकी जो 3 सीटें नूंह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना से कांग्रेस के वहाँ से विधायक हैं आफ्ताब अहमद, मामन खान और मोहम्मद इलियास। गुड़गांवा लोकसभा के बारे में और चर्चा करने के लिए, डिटेल में कुंडली खंगालने के लिए पिछली बार की तरह हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और सर्वेयर जोगिंद्र कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम 5 लोकसभाओं की कुंडली खंगाल चुके हैं और जो भी वीडियो है उसको दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया और बहुत ही प्यार मिला। लगातार डिमांड आ रही है कि अगली लोकसभा जल्दी से जल्दी करो। तो हम ये सोचते हैं कि चारों ओर से हरियाणा को कवर कर लिया जाए। हम उत्तर हरियाणा को भी कवर कर चुके थे, मध्य हरियाणा को भी कवर कर चुके थे, पश्चिम हरियाणा को भी कवर कर चुके थे। आज दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण सीट गुरुग्राम के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और गुरुग्राम लोकसभा की चर्चा करने से पहले हल्का सा इसका हिस्टोरिकल मैं रेफरेंस बता दूं। 1952 में ठाकुर दास भार्गव इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ से पहले एमपी बने। 1957 में अबुल कलाम आज़ाद यहाँ से कांग्रेस के सांसद बने। फिर 1958 में प्रकाश वीर शास्त्री, 1962 में गजराज सिंह यादव, 1967 में अब्दुल घानी ढर और 1971 में तैयाब हुसैन यहाँ से एमपी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 2009, 2014 और 2019 से राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से एमपी रहे हैं, जिसमें 2009 में कांग्रेस की टिकट पे थे और पिछले 2 बार 2014 और 2019 में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, तब से यहाँ के सांसद हैं। जी कथुरिया साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुंडली खंगालते हैं गुड़गांवा लोकसभा की। कौन कैंडिडेट्स किस पार्टी के हो सकते हैं? कास्ट कंपोजिशन क्या है? देखो, सबसे पहले हम कास्ट कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। टोटल जो लगभग 24 लाख के करीब मत हैं। हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा गुरुग्राम है। सबसे बड़ी लोकसभा हरियाणा में फरीदाबाद है। फरीदाबाद में तो 24.5 लाख से भी ज़्यादा मत हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की बड़ी लोकसभा गुरुग्राम है। गुरुग्राम में ताज्जुब की बात ये है कि सबसे ज़्यादा 54% ओबीसी वोट है और 31% जनरल जाति के वोट्स हैं। 15% अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के वोट्स हैं। जनरल जाति में सबसे अहम 9%
जाट जाति के वोट हैं, 6.7% पंजाबी जाति के वोट हैं, 5.8% ब्राह्मण जाति के वोट हैं, राजपूत जाति 4.3% और बनिया जाति के 4% के करीब मत हैं। उसके बाद हम अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की बात करें तो 15% में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 9.4% केवल रविदासिया चमार समाज के वोट हैं, 3.3% वाल्मीकि समाज के, 1.3 धानक समाज के, 0.3% ओड समाज के, 2.2% बावरिया समाज के और 0.2% यहाँ सांसी समाज के वोट हैं। अब जिस समाज का ओबीसी वर्ग का सबसे अहम योगदान है यहाँ अपने वोट बैंक में, 54% वोट बैंक में यहाँ मेव समाज अकेला 19.4 जिन्हें ओबीसी समाज में सम्मिलित किया जाता है। तो लेकिन ये जो ओबीसी है मेव समाज, यहाँ यूजुअली वोट बैंक ओबीसी का इकट्ठा जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि रिलीजन अलग है, क्योंकि ज़्यादातर मेवात के अंदर मेव है, मुस्लिम्स हैं, तो शायद वो इकट्ठा जो वोट जाता है शायद या टुकड़े होंगे। देखो जी, वो आज की जो परिस्थिति है देश की, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाट नॉन जाट के नाम पर हरियाणा में चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के विरुद्ध जो सबसे मजबूत दावेदार होता है उसकी तरफ जाता है। परंतु जो भाजपा ने हर लोकसभा की, हर विधानसभा की, हर चुनाव की नब्ज पकड़ रखी है। भाजपा पहले ही इस प्रकार की रणनीति बनाती है कि हमारे सामने वाले वोट का बंटवारा किस प्रकार हो। मैं अभी भविष्य की गर्भ में है, मैं पहले ही आपको एक ताज्जुब की बात बताऊंगा। भाजपा अपना प्रत्याशी जो किसी को भी, ज़्यादातर जो संभावना है वो यादव समाज से, राव समाज से, अहिर समाज से। ओबीसी में यादव कितने परसेंटेज हैं गुड़गांव लोकसभा में? 17.1% यादव यहाँ। और आपको मैं जानकारी दे दूं, भिवानी महेंद्रगढ़ में 17.7% यादव समाज के वोट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो यादव बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है वो गुरुग्राम ही है। 17.1% यहाँ मत यादव समाज के हैं। तो मुझे लगता है यदि यादव वर्सेस यादव कैंडिडेट, जैसा कि पिछला चुनाव भी देखा हमने, यहाँ पर कांग्रेस की राव इंद्रजीत के विरुद्ध कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव लड़े थे। अभी भी संभावना है कि ओबीसी सेल के पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। किसी प्रकार से यदि प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन में बदलाव हो जाता है तो यहाँ पर कांग्रेस राव दान सिंह को भी चुनाव लड़वा सकती है। राव दान सिंह भिवानी लोकसभा से भी शायद टिकट की दौड़ में है। हाँ, वो दोनों जगह टिकट का आवेदन किया है राव दान सिंह ने। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा यादव नेता या अहीर नेता साबित सॉफ्ट इमेज है, मतलब डिलीवर करते हैं रिजल्ट। हम बिल्कुल, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा हूँ। कांग्रेस फेस देखकर टिकट देती है। यदि कास्ट कंपोजिशन देखकर राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़वाया जाए तो वो कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी होंगे। देखो, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के सेंटर में, केंद्र में अच्छी पैंठ है। वो अपनी टिकट को एसआर के तिगड़ी, किरण और श्रुति दावा ठोक चुकी हैं कि हम भिवानी लोकसभा से ही कौन सी टिकट पे लड़ेंगे। तो बड़ा देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ में 27% जाट और 17.7% यादव वोट है। आज के सेंटिमेंट्स में ज़्यादातर जो दिख रहा है कि जाट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के विरुद्ध
वोट करना चाह रहा है। और यदि यादव कैंडिडेट, अहीर कैंडिडेट यहाँ पर राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से हों तो वो गुरुग्राम से ज़्यादा, वैसे तो उनके कम्बिनेशन यहाँ गुरुग्राम में भी बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। आपको शायद पता हो या ना, जो राव दान सिंह हैं उनके पुत्र की मैरिज राव नरवीर के घर हो रखी है। तो राव नरवीर को बीजेपी भी में मंत्री रहे हैं। हाँ, तो अच्छे पावरफुल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और रहे हैं। वो हमेशा से राव इंद्रजीत के विरुद्ध रहे हैं जी। यदि राव इंद्रजीत के परिवार या तो राव इंद्रजीत या आरती राव चुनाव लड़ते हैं, उनके विरुद्ध राव दान सिंह चुनाव लड़ेंगे, या तो राव नरवीर न्यूट्रल हो जाएंगे या इनकी सपोर्ट करेंगे जी। तो इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जो राव इंद्रजीत के विरुद्ध यादव वोट है वो भी राव दान सिंह को बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। फिर जाट और मेव वोट बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ राव दान सिंह को मिल सकते हैं। हम बीजेपी पर आते हैं, तो बीजेपी के क्या राव इंद्रजीत रिपीट होंगे? राव इंद्रजीत के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है, परंतु राव इंद्रजीत अपनी बेटी को सेट करना चाह रहे हैं, आरती राव को। राव इंद्रजीत ने तो ये भी ऑप्शन दे दिया है कि मेरी बेटी को लोकसभा चुनाव लड़वा लो, यदि मेरे को पार्टी कहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि भाजपा राव इंद्रजीत की बेटी को लोकसभा चुनाव लड़वाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ राव इंद्रजीत बहुत एनर्जेटिक वे में यहाँ भाजपा को फ़ायदा कर सकते हैं और उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का भी भाजपा को कई गुना फ़ायदा हो सकता है, जो अहीर बेल्ट में शायद कांग्रेस का सफाया। तो बीजेपी में रामपुरा हाउस है, या तो राव इंद्रजीत होंगे या उनकी सुपुत्री होंगी, ऐसा वो चाह रहे हैं। और बीजेपी के कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसा कोई नाम सामने? देखो, भाजपा अपने पुराने वर्कर्स को देखती है। सुधा यादव 1999 में राव इंद्रजीत को धूल चटाने वाली, क्योंकि भाजपा किसी को भी इतना मजबूत नहीं होना कि उनके ऊपर भाजपा को डिपेंड होना पड़े, तो इसलिए भाजपा राव इंद्रजीत का अल्टरनेट जरूर लेकर चल रही है। सुधा यादव या फिर भूपेंद्र यादव को भी मैदान में उतारा जा सकता है। राव नरवीर भी टिकट चाहते हैं। यदि राव नरवीर भी अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं, परंतु पिछली बार वो विधानसभा की टिकट नहीं ले पाए थे, तो लोकसभा की टिकट तो बहुत बड़ी बात। एक राव इंद्रजीत को यूनियन मिनिस्टर भी बनाया था, उनको मौका मिला था, डिफेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट भी रहे थे। तो राव इंद्रजीत जब से बीजेपी में आए उनको केंद्र में कहीं ना कहीं अच्छी तरह सेट किया, लेकिन वो मनोहर लाल खट्टर के उतने खास नहीं माना जाते जितने बाकी। देखो, ये एक राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में जो भी बराबर का मजबूत दावेदार होता है उसी को दबाने की कोशिश की जाती है। उनके पिताजी राव बीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे और 4 बार सांसद रहे। 5 बार कोई भी हरियाणा में 5 बार सांसद नहीं बना राव इंद्रजीत को छोड़कर। उनके मन में एक टीस है मुख्यमंत्री बनने की। आपको बता रहा था कि जो 5 बार सांसद रह चुका हो, 5 में से शायद 3 बार मिनिस्टर रह चुका हो सेंटर में, तो उसके मन में टीस है राव इंद्रजीत जी के मन में, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें ज़्यादा ऊपर आते हुए नहीं देखना चाह रहे, परंतु जो केंद्र में अमित शाह और मोदी जी हैं उनकी पसंद है राव इंद्रजीत, तो इसलिए यहाँ पर वीटो पावर हो जाती है ऊपर केंद्रीय समिति की, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की वीटो पावर ख़त्म हो जाती है। जी जी। अच्छा, ये तो हो गए बीजेपी के। और कांग्रेस के कौन कौन? राव दान सिंह आपने एक नाम सुझाया, और कौन हो सकता है? कैप्टन अजय यादव कैप्टन अजय यादव जो पिछली बार सेकंड रहे थे, लेकिन जो मार्जिन रहा था वो 3,84,200 समथिंग वोट्स, बहुत बड़ा मार्जिन था। देखो, मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे राव इंद्रजीत, अब एक और नाम पिछले 2-4 दिनों से चल रहा है, महेंद्र छाबड़ा, शायद पंजाबी प्रत्याशी को भी, मतलब वहाँ पर क्या चाह रही है कांग्रेस, यादव वर्सेस नॉन यादव का चुनाव करना चाह रहे हैं। मेयो का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही यहाँ पर
साथ है कांग्रेस के। जाट कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही कांग्रेस के साथ है। उसके बाद जो अदर समाज है, या तो ब्राह्मण या पंजाबी, जितेंद्र भारद्वाज को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ब्राह्मण वोट बैंक का या फिर पंजाबी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ लेने के लिए वहाँ पंजाबी या ब्राह्मण प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा जा सकता है। एक और प्रत्याशी यदि सेंटिमेंट सही सेट होते और राकेश दौलताबाद, जो बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे गुरुग्राम में भी, शायद मेरे को लगता है पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, लगभग 4,25,000 के करीब मत हैं। राकेश दौलताबाद की अपनी विधानसभा में बहुत अच्छी पकड़ है, हर समाज में पकड़ है, उन्हें हर समाज का वोट मिल रहा है। देखो पिछली बार इंडिपेंडेंट 1 लाख से ज़्यादा मत लेकर चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है यदि राकेश दौलताबाद कांग्रेस के संपर्क में आए और कांग्रेस को लगे कि राकेश दौलताबाद चुनाव निकाल सकते हैं, तो राकेश दौलताबाद पर भी दांव खेल सकते हैं। और बाकी बाकी पार्टियों से देखो मैंने जो सर्वे किया है, INLD 2 से 2.5% मत ले सकती है। JJP और BSP के 2% मत हैं। एक बार BSP का प्रत्याशी जाकिर हुसैन दूसरे नंबर पर भी रहा था। उनके पिताजी तैयब हुसैन 3 राज्यों में मंत्री रह चुके हैं और फरीदाबाद से वो मंत्री भी, फरीदाबाद से सांसद भी बने गए। जी 2014 में जाकिर हुसैन बहुजन समाज पार्टी की टिकट, जी INLD की टिकट पे 2014 में उनको INLD की टिकट पे अच्छा, दिखा और 2009 में शायद BSP की टिकट पर, 2014 में वो INLD की टिकट पर चुनाव जाकिर लड़े। हुसैन BSP की टिकट पे 2009 के अंदर, जिसमें उनको 25.61% वोट मिला एक था। बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। सेकंड नंबर पे रहे थे। आज जाकिर हुसैन भाजपा में ही है और उन्हें भाजपा ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है। उनके पिताजी ही तैयब हुसैन, जो कि अभी शायद जाकिर हुसैन की बहन यहाँ पर राजस्थान में विधायक भी बनी है। तो इनका पूरे आसपास के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है। पर जो BJP की उसमें सेंटिमेंट्स में उन्हें टिकट नहीं थमाई जा सकती, परंतु वो एक में वोटों का कुछ हिस्सा भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र भी करवाने में कामयाब हो पाएंगे। जी, तो INLD से कैंडिडेट फिर आप कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जो सेंटिमेंट बन रहे हैं, किसी मेव प्रत्याशी को ही INLD प्रत्याशी भी दांव खेलेगी, जी, जिसका सीधा फायदा यहाँ भाजपा को मिलेगा और सीधा सीधा नुकसान यहाँ कांग्रेस को होगा यदि मेव प्रत्याशी आता है। यदि और किसी जाति का प्रत्याशी आता है तो शायद दोनों को ही सेम डेंट लगे। यदि मेव प्रत्याशी आता है तो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। इश्यूज क्या रहेंगे? क्योंकि हमने कास्ट कंपोजिशन की बात कर ली, फिर किस पार्टी से कौन कैंडिडेट हो सकते हैं वो बात कर ली। इश्यूज क्या रहेंगे? हालांकि गुड़गांव जो है दिल्ली के नज़दीक है, गुड़गांव को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर बेंगलोर के बाद किसी टेक्नोलॉजी में नाम आता है तो गुड़गांव का भी आता है। तो गुड़गांव कंपोजिशन है जो लोकसभा है अर्बन वर्सेस रूरल, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, गुरुग्राम का जिस स्पीड में विकास होना चाहिए था उस स्पीड में गुरुग्राम का विकास नहीं हुआ। आप बाकी ज़िलों का कंपैरिजन करेंगे तो गुरुग्राम का विकास स्थिर हो गया है। बाकी ज़िलों में आप देखते हैं कि गुरुग्राम में जब जाम लग जाए तो 3-3 दिन तक जाम जी, की स्थिति मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये है कि गुड़गांव में आप जाते हैं तो एक तरह से एक ओल्ड गुड़गांव, एक न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में तो सारी चीज़ें परफेक्ट लगती हैं, लेकिन ओल्ड गुड़गांव तो आपको गांव जैसा लगता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। एक तो विकास का मुद्दा, जो विकास स्थिर हो रखा है गुरुग्राम में, जिस स्पीड से विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस प्रकार वहाँ रोजगार के अवसर भी
बढ़ने की बजाय घटने आरंभ हो गए हैं। अब गुरुग्राम में उतने रोजगार के अवसर नहीं रहे जितने पहले होते थे। फिर मैं आपको पहले ही बताता हूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, इसमें स्थानीय मुद्दे क्षीण या गौण हो नहीं, क्या जॉबलेसनेस आपने जैसे बताया, क्या वो इशू नहीं रहेंगे? वो ज़्यादा जो इशू रहता है वो क्राइम एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर आज के टाइम में। हालांकि ये नफे सिंह राठी का मर्डर होने से पहले भी विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता था लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ शहर का व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस तरह के मुद्दे अगर उठाएंगे तो आपको लगता है? देखो, विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों को भुना नहीं पा रहा है और जो हर प्रकार से विपक्ष को दबा कर रखा गया है। देश में जो विपक्ष दबा हुआ है, डरा हुआ है, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है उसे किसी न किसी प्रकार से डर दिखलाया जाता है और उसकी आवाज़ को दबाया तो कथूरे साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार 3 बार अभी एमपी बने, वैसे तो 5 टाइम एमपी हैं, तो इतना आसान रहेगा राव इंद्रजीत के लिए सीट निकाला? क्योंकि मेव उनसे जो बड़ा एक सेगमेंट है मुस्लिम समाज जो है वो छिटक चुका है बीजेपी से। देखो, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ। कम से कम 65% मतदान होता है लोकसभा में। 65% मत मैं मान के चलता हूँ पोल होते हैं, तो लगभग 24 लाख मत में से 65-66% मत अप्रोक्स 16 लाख बनते हैं। 16 लाख में आज भी 48 से 50% वोट राव इंद्रजीत के आ रहे हैं या बीजेपी के सिंबल पर आ रहे हैं। आपको और बताता हूँ, यदि राव इंद्रजीत प्रत्याशी होंगे तो इनके अप्रोक्स पूरी लोकसभा के अंदर लगभग 5% अपने व्यक्तिगत पर्सनल वोट हैं, मतलब लगभग 80,000 के करीब मत इनके पर्सनल हैं। यदि राव इंद्रजीत प्रत्याशी होंगे तो और किसी प्रत्याशी के कंपैरिजन में ज़्यादा मत, बेटर चॉइस होगी बीजेपी के लिए। ठीक है। उसके बाद यदि राव दान सिंह प्रत्याशी होंगे, उनका भी एक मजबूत वोट बैंक है, जनाधार है। अजय सिंह यादव दोबारा से नहीं आ सकते? आ सकते हैं, वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे प्रत्याशी बनाती है। तो जो भी प्रत्याशी होगा, मुझे लगता है कि राव दान सिंह कैप्टन अजय यादव से मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे, क्योंकि पिछली बार लोगों की एक धारणा बन जाती है। पिछली बार वो केवल 31% मत ले पाए थे और लगभग 60% मत राव इंद्रजीत को मिला था। तो इतने बड़े मार्जिन से अगर वो हारे थे चुनाव, इस बार हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 50% के करीब मत तो आज भी भाजपा को सिंबल पर जा रहा है। अगर राव इंद्रजीत होगा तो वो वोट्स बढ़ेंगी, अगर और कोई प्रत्याशी होगा तो 2 से 3% मत घट भी सकते हैं, और राव दान सिंह प्रत्याशी होंगे तो 3 से 5% वोट कांग्रेस के बढ़ सकते हैं। यदि और कोई प्रत्याशी होगा तो उसके कांग्रेस के वोट घट सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन की बात है, यहाँ पर लगभग कम से कम 1,50,000 मतों से यहाँ राव इंद्रजीत या भाजपा चुनाव जीत रही है। यदि सेंटिमेंट्स जब लोग ये ही मान लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं कि राव इंद्रजीत जीत रहा है, भाजपा आ रही है, तो ये मत प्रतिशत जो भाजपा की फेवर में बढ़ जाता है, जिससे ये लीड और भी बड़ी हो सकती है। जी, तो गुड़गांव लोकसभा की कुंडली में मोटा मोटा हमने कंपोजिशन के बारे में कास्ट कंपोजिशन के बारे में बातचीत कर ली। जो मेन चेहरे हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, INLD से, वो हमने चर्चा कर लिए। वहाँ क्या इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे ही वहाँ पर होंगे। कम से कम जो अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, वो तो कोशिश करेगी कि राष्ट्रीय मुद्दे हों। विपक्ष कोशिश करेगा कि कुछ इस तरह के मुद्दे लेके आएँ जिससे सरकार का पैर दबाया जा सके, जिससे डैमेज किया जा सके। तो इसी के साथ हम गुड़गांव लोकसभा की जो कुंडली है उसको यहीं समाप्त करते हैं, और ये हमारी 6ठी लोकसभा जो कुंडली है वो हमने खंगाली है।
और आप लोगों के कमेंट भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे जो डिस्कशन में अगर आपको कोई ऐसी बात छूट गई हो, कई बार होता है कि कोई बात, कोई इम्पोर्टेंट बात हमसे छूट गई हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई ऐसी त्रुटि रह गई हो, क्योंकि आखिरकार हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पुख्ता तौर पे हो, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई वैल्यू एडिशन आप चाहते हैं कि जब हम कुंडलियों के बारे में बात करें, लोकसभाओं के कोई नया डायमेंशन ऐड करें, वो भी आप बता सकते हो। तो कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी के अगर कुछ वर्ड आप कहना चाहो दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आगे भी शेयर किया करें, ताकि हमारे वीडियो को और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। नमस्कार।